हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डीडी आईडीटी का रिवीजन सीरीज, जिसमें मॉर्निंग में हम रिवाइज करते हैं आईडीटी को और इवनिंग में रिवाइज करते हैं डीटी को। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो अपने क्या रिवाइज करने वाले, आईडीटी को रिवाइज करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की। कभी लाइव क्लास होती है, कभी रिकॉर्डिंग क्लास होती है, मिक्स चलता है ये। तो जो लाइव वाले बच्चे वो याद रखेगा, अगर आईडीटी की लाइव क्लास करनी तो 11:30 बजे रोज आ जाइएगा। किस दिन लाइव क्लास होगी ये अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं पहले। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है @chartered aspirants। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, और इस चैनल पे नया हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। यार सबका भला करो, क्या कर रहे हो तुम। आओ शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन नंबर है वो डील करता है 15(1). 15(1) क्या होता है, वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी प्राइस तुमने पे किया या पे करने वाले उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। दो कंडीशन भैया सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी दो कंडीशन भैया तुम सेटिस्फाई करोगे, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 15(1) क्या बोलता है, प्राइस शुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड, और पेबल को ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस बोला जाता है। यानी जो भी एक्चुअल अमाउंट पे किया गया उसी को ही वैल्यूएशन में ले लिया जाएगा। एंड बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है, बायर सेलर रिलेटेड है, तब तब रूल्स है और रूल्स भी करेंगे, रूल्स भी पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अब ये जो 15(1) के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू आई, इसमें अपने कुछ इंक्लूड करते हैं। जो इंक्लूड करते हैं वो लिखा हुआ है 15(2) में। 15(2) ए बी सी डी ई, 15(2) ए बी सी डी ई। नाउ 15(2) ए क्या बोलता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस तुमने पे किए ना, सब एड ऑन कर देंगे तुम्हारी वैल्यू में, एक्सेप्ट जीएसटी। एक्सेप्ट जीएसटी यानी एक्साइज, वैट, अगर तुमने पेमेंट किया है तो ये सब कुछ एड ऑन हो जाएगा एक्सेप्ट जीएसटी। 15(2) बी क्या बोलता है, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट भी तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी पेमेंट, कोई भी ऐसा पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था बट पेमेंट रेसिपेंट ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। जिसके लिए सप्लायर लायबल था पर पेमेंट रेसिपेंट ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। 15(2) सी बोलता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। 15(2) सी इंसिडेंटल, तो कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है तो उसको भी इंक्लूड करना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, लाइक वारंटी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस। अगर ये सारे चार्जेस पे हुए हैं तो ये इंक्लूड करने हैं। बस दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये सारे चार्जेस मतलब ये सारे एक्सपेंसेस कब इनकर होने चाहिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर डिलीवरी इनकर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है क्या, वेदर कंपलसरी और नॉट दैट डजेंट मैटर, यानी कंपलसरी है कि नहीं वो मैटर नहीं करता है, इंक्लूड करना है अगर पे हुआ है तो। सप्लायर ने रेसिपेंट के लिए कोई भी काम किया है तो वो इंक्लूड कर लेना है 15(2) सी में। 15(2) डी, डी बोलता है इंटरेस्ट। डी कंपनी तुमसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। तो 15(2) डी इंटरेस्ट। तो आपको याद होगा इंटरेस्ट, लेट फीस, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका अपने टीओएस में भी पढ़े थे कि इसका टीओएस किस दिन आता है, जिस दिन ये फिक्स होता है। तो इसको इंक्लूड भी करते हैं क्या वैल्यू में, बिल्कुल वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि ये अमाउंट ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। म्हणजे मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहा कि इंटरेस्ट 118 रुपया मिला है, तो जब वैल्यू के लिए तुम कैलकुलेट करोगे ना, कॉलम में वैल्यू कैलकुलेट कर रहोगे, उस समय इंटरेस्ट को लिखना 118 डिवाइडेड बाय 118%, यानी 100 रुपए। समझ गए, इजी है। अब बात करते हैं 15(2) इसमें बहुत लोग का हो जाता है दिमाग खराब। आपका नहीं होगा, सिंपल तरीका बताता हूं। 15(2) टॉक्स अबाउट सब्सिडी। अपने को सब्सिडी को इंक्लूड करना, पर सारी नहीं। कौन सी इंक्लूड होगी कौन सी नहीं होगी बताता हूं। सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है अपने को, लोकल अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट, मतलब सीजी और एसजी। कोई भी सीजी एसजी के द्वारा अपने को सब्सिडी मिली है तो उसको अपने ऐड नहीं करेंगे वैल्यू में, और अगर वैल्यू में ऑलरेडी जुड़ा होगा तो माइनस कर देंगे। वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे और वैल्यू में अगर ऑलरेडी जुड़ा होगा तो माइनस कर देंगे। सब्सिडी अपने को अदर देन गवर्नमेंट से मिली, तब क्या करेंगे, तब अगर वो लिंक टू प्राइस होगा तो ऐड करेंगे वैल्यू में, एंड नॉट लिंक टू प्राइस होगा तो ऐड नहीं करेंगे। नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय लिंक टू प्राइस एंड नॉट लिंक टू प्राइस, तो इसके लिए मैं तुमको लेके आना चाहता हूं यहां पे, ये देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज ₹50। 50 रुपए की एक नोटबुक बिकती थी। उस नोटबुक को अपने स्टूडेंट को देते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, एंड जो कंपनी है वो अपना सीएसआर फंड यूज करती है
एंड स्टूडेंट से अपने कलेक्ट करते हैं सिर्फ 20 रुपीज। यानी यहां इस वाले क्वेश्चन में अपने को कितने की सब्सिडी मिली, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। तो आप बोलोगे 30 रुपीज की अपने को सब्सिडी मिली है, क्योंकि 50 का माल था, 20 में जा रहा है, 30 रुपए सब्सिडी में यूज हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये सब्सिडी तुमको किसने दी? तो तुम बोलोगे ये सब्सिडी मेरे को अदर देन गवर्नमेंट से मिली। ओके, नाउ इज इट लिंक टू प्राइस, यानी क्या इस सब्सिडी की वजह से प्राइस रिड्यूस हो रहा है और अपने को रिलेट कर पा रहे कि इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्राइस रिडक्शन की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर पर यूनिट का क्रॉस सॉरी रिड्यूस हो रहा है क्या बिकॉज ऑफ सब्सिडी? देन यू विल से यस, हो रहा है। तो इस सिनेरियो में दिस इज लिंक टू प्राइस एंड अदर, सो दिस विल बी एडेड टू द वैल्यू। तो विच वैल्यू? इस 20 की बात कर रहे हैं, यानी 20 प्लस 30, तो आंसर विल बी 50। नाउ डू रिमेंबर वन थिंग कि अगर क्वेश्चन में अपने को ये 20 दिया है, 50 दिया है या 30 दिया है, वो देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे अपने डिटरमाइन करेंगे। मान लो अपने को क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, तो ऐड करोगे क्या फिर वैल्यू पे? फिर नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी एडेड है। समझ रहे हो क्या है? मैथ है सिंपल। अब मान लो अगर यही सब्सिडी अपने को जो 30 रुपए की, अगर वो अपने को गवर्नमेंट से मिलती, 30 रुपए की सब्सिडी अगर अपने को गवर्नमेंट से मिलती, तब क्या होता? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है तो उस सिनेरियो में ऐड नहीं करते। ऐड नहीं करते मतलब फिर प्राइस क्या दिखाएंगे, वैल्यू क्या दिखाएंगे? तो वैल्यू उस सिनेरियो में हो जाएगी ₹20, यानी ऐड नहीं करेंगे। अब यहां पे भी एक वही ट्विस्ट है कि एग्जाम में अपने को 50 दिया है, 30 दिया है या 20 दिया, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लो अगर एग्जाम में अपने को 50 दिया हुआ है, 50 हाइड किया हुआ है, बोला 30 की सब्सिडी थी एंड 20 के सेलिंग प्राइस है, 20 सेलिंग प्राइस एंड 30 की सब्सिडी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट वाला कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में बताओ ऐड करेंगे क्या? ऐड करेंगे क्या? जल्दी बोलो। सो द आंसर इज नहीं ऐड करेंगे, 20 दिखा देंगे। और अगर अदर देन गवर्नमेंट वाली लिंक टू प्राइस, फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, उस सिनेरियो में अपने यहां क्या करते? उस सिनेरियो में अगर अपने को 30 और 20 दिया होता तब क्या करते? तब अपने ऐड करते और 50 दिखा देते। सिंपल, इजी है, मैथ है, थोड़ा शांति दिमाग से सोचना, समझ जाओगे। तो 15(2) टॉक्स अबाउट इंक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में? तो ए बी सी डी ई, ए फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सारे ऐड कर दो एक्सेप्ट जीएसटी। बी इज फॉर थर्ड पार्टी पेमेंट, यानी कोई भी ऐसा पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था पर रेसिपिएंट ने पेमेंट किया, और तो सप्लायर के बिहाफ में, तो उसको ऐड कर दो। 15(2) सी, सी फॉर इंसिडेंटल, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे? कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो सप्लायर ने किया रेसिपिएंट के लिए, उसको ऐड कर देना, लाइक प्री डिलीवरी चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, जो भी है वो सब कुछ ऐड कर लेने का है। अब वो सब कुछ ऐड करना है, लेकिन दो कंडीशन तुमको देखनी पड़ेगी कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, और कंपलसरी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15(d) talks about interest, late fees for delayed payment of consideration. This is also part of the value and इसका TOS किस दिन आता है? जिस दिन ये रिसीव होता है। इसमें अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि it is always inclusive of GST, यानी GST हटा के टेबल में लेना। अब बात करते हैं सब्सिडी। अगर सब्सिडी अपने को मिली है गवर्नमेंट से तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे। सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट से मिली है तो देखेंगे लिंक टू प्राइस है, नॉट लिंक टू प्राइस। अगर नॉट लिंक टू प्राइस है तो ऐड नहीं करेंगे, लिंक टू प्राइस है तो ऐड कर देंगे। उसके लिए ये वाला एग्जांपल को अच्छे से एक बार स्टडी करना तो समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं। अब बात करते हैं 15(3). 15(3) क्या बोलता है? डिडक्शन, क्या क्या चीजें माइनस कर सकते हैं, सिर्फ ऐड थोड़ी करेंगे, कुछ माइनस भी कर सकते हैं। क्या माइनस करेंगे? डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से अपने क्या माइनस कर सकते हैं? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का कंडीशन बहुत सिंपल है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान या उसके बाद, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर, अगर डिस्काउंट मिला है तो माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया, यानी आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है, तब क्या करेंगे? तो देखेंगे क्या एग्रीड था क्या पहले से, अगर पहले से एग्रीड था तो माइनस कर देंगे, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, और अगर पहले से एग्रीड नहीं था तब माइनस नहीं कर पाओगे इन केस ऑफ आफ्टर सप्लाई वाला। ठीक है, अभी देखो, एसए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट, the price of 200 grams of the biscuit sold by SL Limited is 30. It received a subsidy of 5 रुपया of the biscuit sold from NM Limited as a part of CSR activity. CSR एक्टिविटी की वजह से अपने को 5 रुपए की सब्सिडी मिली, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर को अपने कितना चार्ज करे? 25। तो देखो अपने यहाँ क्या किया, 25 से कैलकुलेशन किया, चूंकि कस्टमर से तो 25 ही ले रहा है। अब 25 से जब हमने कैलकुलेशन किया, उसके बाद क्या आप अपने सब्सिडी ऐड करेंगे क्या इसमें? सो द आंसर इज, यहाँ पे चेकआउट करो, अदर से मिला है, लिंक टू प्राइस है, ऐड कर देंगे वैल्यू में।
तो हमने ऐड कर दिया वैल्यू में, कितने रुपए ऐड करेंगे हम लोग, 5 रुपए ऐड कर देंगे, बस फिर लोडिंग चार्जेस इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा सिंपली। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे खत्म होता है अपना 15(1), 15(2) सॉरी एंड 15(3). नाउ वी आर मूविंग टू रूल्स। रूल्स किसके लिए, CGST रूल 2017, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब CGST रूल में हम लोग टोटल अभी 5 रूल्स एक साथ देखेंगे, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31 जो कि रिलेटेड है। अब 27 रूल क्या बोलता है, अगर आपको काइंड में मिला है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किस में मिला है, काइंड में, तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था 15(1) में कि प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, तो यहाँ प्राइस सोल कंसिडरेशन हुआ नहीं, काइंड में आया, तो अब अपने आ जाएंगे रूल्स में। तो रूल 27 क्या बोलता है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए अपने करेंगे सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, जो प्रोडक्ट तुमने सेल किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू, जो काइंड में मिला उसका नहीं, जो तुमने सेल किया है उसका ओपन मार्केट वैल्यू, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी पे अपने को लेना है जो भी कंसिडरेशन अपने को रुपया में मिला, रोकड़ा में मिला वो, प्लस जो काइंड में मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू, जो काइंड में मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू। अब वो भी नहीं अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आएंगे अपने प्रायोरिटी नंबर 3 पे, जो कि बोलता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स यू हैव सप्लाइड, लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट यू हैव सप्लाइड, उसका वैल्यू ले लो, उसका वैल्यू ले लो। वो भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है रूल 30 एंड 31। क्या होता है बताएंगे, रूल 30 और 31। अब इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, फॉर एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल है ही इसमें, आ जाओ यहीं से देख लेते हैं। एक लैपटॉप को मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया गया 40,000 में, प्रिंटर वैल्यूड 4,000 इज ऑल्सो रिसीव्ड इन बार्टर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन, मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं, अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल होता तो सबसे पहले लेते ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब जो भी अपने को मिला है अपने को वो कंसिडर करना है। तो अपने को 40,000 रोकड़ा मिला है और 4,000 का प्रिंटर मिला है, 40,000 रोकड़ा मिला है, 4,000 का प्रिंटर मिला है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 44,000। अच्छा मान लो अगर यहां पे अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं और मैं लिख दूं द ओपन मार्केट वैल्यू, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, एंड ओपन मार्केट वैल्यू अपने को दिया हुआ है, समझ लो कितना दिया हुआ है, समझ लो 50,000, ओपन मार्केट वैल्यू 50,000 दिया। तो जल्दी बताओ वैल्यू क्या लेंगे फिर, तो आप बोलोगे सर अब जो वैल्यू होगा ना वो होगा 50,000, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ओपन मार्केट वैल्यू देखना। अगर वो नहीं है, अगर ये वाला जो ओपन मार्केट वैल्यू है अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर अपने जाएंगे इसकी तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 में क्या देखना है अपने को, जब सप्लाई होती है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन, क्या बोला, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन क्लास 1 में पढ़ा था, वही वाला क्लास 1, मतलब 1 क्लास में जाके पढ़े थे क्या, नहीं यार इसका क्लास 1 में अपने पढ़े थे, डे 1 पे, याद होगा तो अपने देखे थे डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के केस में अपने को क्या लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू फर्स्ट प्रायोरिटी, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो भी नहीं है तो रूल 30 और 31 लेना है। अब इसमें दो प्रोविजो वर्क करता है, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2। प्रोविजो 2 बोलता है कि अगर जो रेसिपेंट है दैट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही ओपन मार्केट वैल्यू है, जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही ओपन मार्केट वैल्यू है। एंड प्रोविजो 1 बोलता है कि ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है सप्लायर के पास, अगर वो चाहे तो जो रेसिपेंट जिसको सप्लाई कर रहा है उसकी लाइक काइंड एंड क्वालिटी का 90% ले सकता है, प्राइस चार्ज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपेंट उसका 90% ले सकता है। एंड लाइक काइंड एंड क्वालिटी के लिए अपने को एक ही चीज पता है, सर्विस के लिए अवेलेबल पॉसिबल नहीं है, गुड्स के लिए। तो प्रोविजो 1 इज फॉर गुड्स एंड प्रोविजो 2 इज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। सर 28 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, प्रोविजो भी आ गया ये भी आ गया, कोई शॉर्टकट है क्या, आ जाओ, ये रहा शॉर्टकट, रूल नंबर 28। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। अब जैसे ही हम क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू करेंगे फिर अपने को देखना है प्रोविजो 2 लगेगा क्या, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू के साथ प्रोविजो 2 लगता है, ओपन मार्केट वैल्यू के साथ क्या लगता है, प्रोविजो 2, ठीक है। अगर रेसिपेंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए
यानी जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है। देन ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगा, जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे इनवॉइस में गुड्स और सर्विसेज दोनों का, वही ओपन मार्केट वैल्यू होगा। दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे ही क्वेश्चन आया रूल नंबर 28 यानी रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन का, ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करना ओपन मार्केट वैल्यू, बट उसके साथ साथ प्रोविजो 2 भी चेक कर लेना, क्या रेसिपेंट एलिजिबल है क्या फुल आईटीसी के लिए। तो जो भी वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही ओपन मार्केट वैल्यू, 1 रुपया 2 रुपया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ सब कुछ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तब आएंगे हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आएंगे और यहां पे अपने क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। सबसे पहले आएंगे पार्ट 1 में, ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे और प्रोविजो 2 देखेंगे। दोनों ही नहीं है तो फिर आएंगे पार्ट 2 में, यहां देखेंगे वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मेरे जैसा दिखने वाला कोई और गुड्स है क्या, हाँ जी ये वाला गुड्स है, तो इस गुड्स के लिए अपने क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लेंगे। अब प्रोविजो 1 इसके साथ अटैच होके आता है, जो कि बोलता है कि ऑप्शन है, अगर चाहो तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी ले सकते हो, बट यहां गलती कर दोगे, याद रखना। यहां पे तुमको जो लेना है वो लेना है बाय रेसिपेंट, यानी रेसिपेंट जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्राइस लेता है उसका 90% तुमको लेना है, यानी रेसिपेंट जितना फर्दर सप्लाई करता है जब उसका 90%, इन शॉर्ट बोलूं तो याद रखना जब भी पार्ट 2 आएगा तो इसके साथ प्रोविजो 1 भी आएगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस फॉर गुड्स। यानी अगर सर्विस है तो ये वाला प्रोविजो नहीं लगा सकते, तब अपने को सिर्फ ये वाला लगाना पड़ेगा, 90% वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, तो थर्ड पार्ट में तुम आ जाओ स्ट्रेट अवे, रूल 30 और 31 लगा दो, 30 और 31 लगा दो, दैट्स इट, सिंपल है। अब आते हैं रूल नंबर 29। ये कब वर्क करता है, जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही है। सप्लाई किसके बीच में हो रही है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो तुमको बोला जाता है ए और बी विच एवर इज लोअर वो लेना है। अभी तक अपने क्या पढ़े थे, प्रायोरिटी वाइज, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। रूल नंबर 28 में क्या पढ़े, पहले ए, पहले ओपन मार्केट वैल्यू फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, दोनों के साथ फिर अपने को प्रोविजो मिल रहा था, ए के साथ प्रोविजो 2 मिल रहा था, बी के साथ प्रोविजो 1 मिल रहा था। पर रूल नंबर 29 जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई होता है तब विच एवर इज लोअर लेना है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो और या तो 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपेंट का, यहां पे भी ठीक है याद रखना है, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% बाय द रेसिपेंट विच एवर इज लोअर लेना है। रूल 30 और 31, एंड ऑब्वियसली ये गुड्स के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है तो रूल 30 और 31, रूल 30 और 31, रूल 30 और 31। भैया क्या है रूल 30 और 31, तो रूल 30 और 31 क्या होता है, रूल 30 बोलता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसका 110% मानना। उससे वैल्यू आएगा, उस पे जीएसटी आएगा। 110% जीएसटी नहीं है, 10% जीएसटी का रेट नहीं है। 110% मारोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उस पे वैल्यू आएगा, उस पे 18% 5% जो भी जीएसटी का रेट है वो चार्ज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। एंड 31 तो अपना मस्त वाला है, बोलता कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रेसिडुअल रूल बेस्ट जजमेंट रीजनेबल मींस के हिसाब से निकाल लो। सर्विस के लिए अपने डायरेक्टली जंप कर सकते हैं 31 पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना इज नॉट इजी, दैट्स व्हाई। अब ये देखो, एबीसी लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू इस एजेंट, यानी एबीसी इज प्रिंसिपल एंड एजेंट को सप्लाई कर रहा है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 27, 28, 29, तो रूल 29 अप्लाई करेंगे। 29 क्या बोलता था, ओपन मार्केट वैल्यू या 90% बाई रेसिपेंट विच एवर इज लोअर। एजेंट सप्लाई करता है गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 1000, तो एजेंट कितना में लाइक काइंड एंड क्वालिटी फर्दर सप्लाई करता है 1000 में, तो 1000 का 90% कितना होता है 900, तो एक तो आ गया अपना 900 बी वाला। ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, तो एबीसी लिमिटेड आल्सो सप्लाई गुड्स टू अनरिलेटेड एट 950, यानी ओपन मार्केट वैल्यू इज 950, अनरिलेटेड मतलब 950। अब अपने को क्या लेना, विच एवर इज लोअर, तो सप्लाई की वैल्यू क्या निकलेगी 900, तो सप्लाई की वैल्यू निकल जाएगी अपनी 900 पर यूनिट। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट था। अब इसके साथ साथ जब भी रूल 31 अप्लाई करोगे, दैट इज रेसिडुअल मेथड वाला, तो तुमको ये वाला लाइन को मार्क कर लो, इसको तुमको लर्न करना पड़ेगा, इसको लिख के जरूर आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या लाइन है, द वैल्यू विल हैव टू बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल and general provision of the section 15 and rules, simple।
The value will have to be determined by using reasonable means consistent with the principle and general provision of section 15 and rules. यहां खत्म होता है 27, 28, 29, 30 और 31। अब करने जा रहे हैं स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस के लिए रूल नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट 32 वाला एक रूल बताऊंगा वो लर्न करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं लर्न करना है। अब आते हैं यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोले तुम, वैल्यू, क्या बोले, फिर से बोले एक बार, वैल्यू बोलो, पानी साइड में रखो, कुरकुरे साइड रखो, एक बार क्या बोला मैंने, वैल्यू, वैल्यू, टैक्स बोल रहा हूं क्या, टैक्स कौन बोल रहा है, टैक्स मत बोलो, क्या बोलना है, वैल्यू, अरे नालायक को क्या बोलना है, वैल्यू बोलना है, वैल्यू, वैल्यू, टैक्स नहीं, वैल्यू, क्या निकाल रहे हैं अपने, वैल्यू। सर अब क्या कर रहे हो समझेगा अभी, आ जाओ इधर। अब जब अपने लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग या हॉर्स रेस का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लॉटरी का अलग होता है, बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस का अलग होता है। लॉटरी के लिए क्या बोलते हैं, लॉटरी के लिए बोलते हैं 100 डिवाइडेड बाई 128, 100 डिवाइडेड बाई 128, ए और बी, ए इज फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, बी इज द प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, विच एवर इज हायर, उसका 100 इंटू 128 करना, उससे वैल्यू आएगा, उस पे जीएसटी आएगा। 128 करने से जीएसटी नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, याद रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में अपने। अब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रन लॉटरी है तो उसका टिकट प्राइस कितना है, टिकट प्राइस है 250 एंड जो भी प्राइस नोटिफाइड किया गवर्नमेंट वो है 260, तो अपने को क्या लेना है, विच एवर इज हायर, यानी क्या लेंगे अपने 260, 260 का 100 डिवाइड बाई 128 तो 203.13, ये होगी वैल्यू। अब इस पे जीएसटी आएगा 28%, 18% जो भी होगा, वैसे 28% है वो आएगा, ठीक है। बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस के लिए 100% ऑफ द अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर या फेस वैल्यू ऑफ बेट, दोनों में से कोई एक ही फिगर दी होगी एग्जाम में, 100% कर लेना उसको, दोनों में से कोई एक ही फिगर होगी उसकी 100% कर लेना। तो ये हो गया अपना लॉटरी एंड बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। अब बात करते हैं बुकिंग टिकट ट्रैवल बाय एयर, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फिर से बोलो, वैल्यू, वेरी गुड, कितना समझदार हो यार तुम लोग, गजब हो। अब आओ, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर विल बी द वैल्यू, 5% ऑफ द बेसिक फेयर विल बी द वैल्यू, नॉट जीएसटी, जो वैल्यू आएगी उस पे जीएसटी चार्ज करना। बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां वैल्यू बहुत कम आएगी, बहुत छोटी फिगर आएगी, तो उसको तुम लोग जीएसटी मत समझ लेना। अब डोमेस्टिक बुकिंग के लिए अपने को लेना है 5% ऑफ द बेसिक फेयर, इंटरनेशनल के लिए लेना है 10% ऑफ द बेसिक फेयर, दैट विल बी द वैल्यू और उस पे जीएसटी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक फेयर, बेसिक फेयर मतलब वो फेयर जिसमें तुम कमीशन पे करते हो ट्रैवल एजेंट को, इसमें अदर चार्जेस और टैक्सेस इंक्लूड मत करना, इसमें अदर चार्जेस और टैक्सेस को इंक्लूड मत करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए तो भाई क्या ही बोले तुमको, एमसीक्यू जो हमने लिया मैराथन में एज इट इज वही एमसीक्यू पूरा प्रिंट हो गया, मतलब सेम आंसर तक सेम था, अगर मतलब मार्क कर लोगे तुम, पढ़ लोगे तो इजी था काफी, मतलब मजा आ गई थी। वो याद है यार उस मैराथन में, मतलब जितने एमसीक्यू हमने लिए अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 50% तो एग्जाम में फॉल किए थे, हालांकि वो एमसीक्यू मेरे नहीं है, वो आईसीआई के ही एमसीक्यू है, मैं बस बता रहा हूं कि हमने मैराथन में उसको कवर किया था और हो गया था। मैराथन कितना घंटे का था, मैराथन 8 घंटे का था यार, उसमें सब कुछ कवर था। उसके बाद 3 घंटे की टर्बो रिवीजन भी आई थी, इस बार भी आएगी, डीटी में देखना तुमको मजा ही आ जाएगा एकदम गजब। चलो आगे बढ़ते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स में एक चीज याद रखना, अगर आईटीसी नहीं लिया है परचेज में तो डिफरेंशियल लेना है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस विल बी द वैल्यू, उस पे जीएसटी आएगा, और आईटीसी लिया है तो 15(1) अप्लाई करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। समझ गए, हाँ सर, सर नहीं समझ में आया सर, अच्छे से समझाइए ना। आ जाओ, सर ड्रामा क्यों करते हैं इतना, ऐसा लगता है हम लोग आपके साथ ही बैठे हुए, तो साथ में ही हो, दिल में ही हो, वीडियो लाइक नहीं करते हो लेकिन तुम लोग, ये मैंने देखा है। चलो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब आओ इधर, काला एंड एसोसिएट जो डील करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड सेकंड हैंड कार, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, फाइनेंशियल ईयर दिया, कार 1, 2, 3, 4 दिया, परचेज प्राइस दिया, सेल प्राइस दिया हुआ है। मैं सर काला ने परचेज किया है कार 1, कार 2, कार 3, किससे परचेज किया हमने,
अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है तो आईटीसी लिया होगा क्या परचेज के टाइम पे? सो द आंसर इज नो। और कार 4 जो है इन्होंने परचेज किया है रजिस्टर्ड से, जिसमें इन्होंने 1.3 लाख सॉरी मतलब 1,30,000 लिया है जीएसटी। ठीक है, यानी इनपुट लिया है 1,30,000 का। अवेल्ड इनपुट ऑन दी सेम। अब यहां पे ये हो गया वगैरह वगैरह हो गया। जीएसटी रेट है अपना 18%। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है जीएसटी लायबिलिटी। कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल तरीका है। 1, 2 और 3 में हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया, मंजे की नहीं लिया होगा। क्या नहीं लिया होगा? आईटीसी नहीं लिया होगा। अगर आईटीसी नहीं लिया है तब क्या होता है? आईटीसी नॉट टेकन, तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस विल बी द वैल्यू। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना है? 7.5 माइनस 5 आएगा 2.5, 2.5 लाख। सेकंड वाले के लिए क्या है? सेकंड वाले के लिए 2.75 माइनस 3। ओ माय गॉड, दिस इज इन नेगेटिव। कैन वैल्यू बी इन नेगेटिव? सो द आंसर इज नो, वैल्यू कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो इसमें अपने को क्या लेना है? नील। कार 3 6.5 माइनस 6 यानी 0.5। रुक जाओ रुक जाओ सॉरी, थांबा थांबा थांबा, इसको मत करना अभी, कैलकुलेट पहले इसको कर लो। कितना आया? 3 लाख आया। ठीक है, कार 4 जो है हमने परचेज किया एक रजिस्टर्ड पर्सन से, यानी हमने आईटीसी लिया 1.3 लाख की। आईटीसी टेकन तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो एक्चुअल रुपीस हमको कितना मिला होगा इस कार को बेच के मेरे पास 9.5 आया होगा। अब इसको टोटल करो, क्योंकि इसके लिए 15(1) अप्लाई करना है इस वाले के लिए, और बाकी दो के लिए अपने को अप्लाई करना है, बाकी 3 के लिए अपने को अप्लाई करना है डिफरेंशियल वाला। अब इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 आ गया। 18% का रेट चल रहा है, 18% हमने मार दिया। 12.5 इंटू 18% आया 2.25। सो 2.25 तो नहीं है इसमें। अरे मेरे बच्चे, आईटीसी जो 1.3 लाख की है वो यूटिलाइज नहीं करोगे? करेंगे ना सर। तो 1.30 की जो आईटीसी है वो हमने यूटिलाइज कर ली, तो आया 95.95 मतलब 95,000। अब 95,000 है क्या आंसर में? हाँ जी, 95,000 है आंसर में। सो दैट्स इट। सिंपल था काफी। सर सिंपल तो नहीं था, आपने सिंपल बना दिया है, लेकिन पहले ही बोला था, पर तुम मानते नहीं हो। आ जाओ आगे। अब वैल्यू ऑफ वाउचर। वाउचर और अपने को कहां मिला था? टीओएस में मिला था सर। जी हाँ, तो टाइम ऑफ सप्लाई में अपने को मिला था वाउचर। तो उस वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? अगर अपने को पता है किस चीज में रिडीम होने वाला है तो डेट ऑफ इशू को टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अगर अपने को नहीं पता है तो डेट ऑफ रिडम्पशन पे टाइम ऑफ सप्लाई का। बट इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो इसकी वैल्यू बनेगी जिस भी चीज में रिडीम होने वाला है उसकी जो भी मनी वैल्यू है वो बनेगी। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल। जिस चीज में रिडीम होगा वही उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोला है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ, नॉट जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने क्या बोला? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने कतई ये नहीं बोला कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक बेसिक बता देता। जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलती है ना, एलआईसी वगैरह, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट एलिमेंट होता है एंड कुछ एलिमेंट होता है रिस्क कवर का। तो वो आपको या तो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट या रिस्क कवर एलिमेंट बता देते। अगर नहीं बताते तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, अगर बता देते तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं, 3 प्रकार की पॉलिसी होती है। सेविंग पॉलिसी, सेविंग एनुअल पॉलिसी, रिस्क पॉलिसी। सेविंग पॉलिसी, सेविंग एनुअल पॉलिसी, रिस्क पॉलिसी। अगर रिस्क पॉलिसी है तो उस सिनेरियो में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो आपसे जितना भी प्रीमियम लेते हैं वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, उसी पे जीएसटी आ जाएगा। वो आपसे जितना प्रीमियम लेते हैं वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, उसी पे जीएसटी आ जाएगा। अगर सेविंग एनुअल पॉलिसी है तो क्या करना है? 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम विल बी द वैल्यू, 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम विल बी द वैल्यू। और अगर सेविंग पॉलिसी है तो इसमें या तो वो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट बताएंगे या तो नहीं बताएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट एलिमेंट बता देते हैं तो जितना भी प्रीमियम मिला उसमें से इन्वेस्टमेंट एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो उससे वैल्यू आएगी, उस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट एलिमेंट बता देते तो जितनी भी ग्रॉस प्रीमियम अपने को मिला है उसमें से अपने माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट एलिमेंट को, एंड अपना आ जाएगा। सिंपल है।
और अगर इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं बताते तो फर्स्ट ईयर के लिए अपने को लेना 25% ऑफ द प्रीमियम विल बी द वैल्यू, एंड सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर नहीं मतलब सब्सिक्वेंट ईयर ऑलवेज 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज। यानी फर्स्ट ईयर के लिए 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज विल बी द वैल्यू, उस पे जीएसटी आएगा, एंड सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 12.5% विल बी द वैल्यू, उस पे जीएसटी आएगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड रुकिएगा, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना घर पे, तुमको मतलब मस्त क्लैरिटी आएगी उस वाले क्वेश्चन से। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पे आ जाओ सब। वो क्वेश्चन नंबर था अपना, कितने गया कितने गया कितने गया, मजेदार क्वेश्चन था, रुको बता रहा हूं, थांबा हड़बड़ाऊं नहीं। नहीं सर हम हड़बड़ाएंगे, हड़बड़ाने से क्या होगा, फॉरवर्ड करने से क्या मिलेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर इज 6, पेज नंबर इज 71, चिरायु लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। पुराने बुक में भी था, अगर पुराना बुक यूज कर रहे हैं नवंबर वाला तो उसमें भी तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर खुद से ट्राई करना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, साइड में मैंने सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये गया। अब बात करते हैं प्योर एजेंट। तो कोई भी एक्सपेंसेस एज अ प्योर एजेंट अगर तुमने इनकर किया है ना तो वो एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब प्योर एजेंट मतलब क्या होता है, मान लो कस्टम हाउस से मेरे को क्लियर करवाना था, ठीक है, तो मैंने कस्टम ब्रोकर को पकड़ा, उसको बोला मेरा कस्टम हाउस से क्लियर करवा दो। कस्टम ब्रोकर का काम क्या है, तुम्हारा माल क्लियर करवा के कस्टम एरिया से बाहर रखने का है, उसका काम तुम्हारे यहां पहुंचाने का नहीं है। पर तुम ठहरे आलसी आदमी, तुमने क्या किया, हेलो हाँ सुनना यार, एक काम करना प्लीज ना, मेरे को मेरा घर तक पहुंचवा देना वो माल, मैं आ नहीं पाऊंगा लेने। तो कस्टम ब्रोकर बोलता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचा देंगे, पैसा दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले लो, ठीक है भिजवा रहे हैं माल। अब वो माल को भिजवा देगा तुम्हारे पास, पर क्या माल भिजवाना उस कस्टम ब्रोकर का काम है? सो द आंसर इज नो, उसका काम है सिर्फ कस्टम से क्लियर करवा के बाहर रखवा देना। अगर वो माल भिजवा रहा है तो ये तुम्हारे लिए कुछ एडिशन कर रहा है, तो क्या इसका पैसा तुम उसको डायरेक्टली रीइंबर्स करोगे क्या? सो द आंसर इज यस, तुम उसको रीइंबर्स करोगे। तो अगर सिर्फ तुम उसको ये रीइंबर्स करने वाले हो तो ये उसकी वैल्यू पे नहीं जुड़ेगा। इसके लिए तुम ये वाला एग्जाम्पल और 2 नंबर वाला एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी तुमको, बहुत ज्यादा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका रूल नंबर तुमको लर्न करना पड़ेगा, 32(2)A, 32(2)B, 32(2)A, 32(2)B देता है। समझ जाओगे डेटा देख के, लर्न भी नहीं करोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, बट ट्राई करो लर्न करने का, इजी है। 32(2)A, 32(2)B। क्या बोले सारा, कुछ नहीं। अब जो लोग फॉरेन में पैसा को एक्सचेंज करते हैं, रुपीज से डॉलर, डॉलर से रुपीज, पाउंड वगैरह में एक्सचेंज करते, उनके लिए भी है। उनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो 32(2)A ले ले या तो 32(2)B ले ले। अगर उन्होंने 32(2)A ऑप्ट किया, अब क्या होगा, अब कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा उनकी वैल्यूएशन का। कैसे होगा, अगर वो फॉरेन करेंसी से रुपए में जा रहे हैं तो आरबीआई रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल है, तो जो भी बायर का रेट होगा और जो भी आरबीआई का रेट होगा, डिफरेंशियल जो होगा वही वैल्यू बनेगी। जो भी आरबीआई का बाइंग रेट या सेलिंग रेट होगा वही, और डीलर का बाइंग रेट और सेलिंग रेट होगा, उसका डिफरेंशियल ही वैल्यू बनेगा। अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है तो जितने भी रुपए में एक्सचेंज हुआ है करेंसी, जितना भी करेंसी रुपया में एक्सचेंज हुआ है, उसका 1% विल बी द वैल्यू। उसका 1% विल बी द वैल्यू मतलब उस पे जीएसटी आएगा। 1% इज नॉट जीएसटी, याद रखना। अब फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में, यानी रुपीज से डॉलर, डॉलर से रुपीज, सॉरी फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर से पाउंड, पाउंड से डॉलर, या येन में कन्वर्जन हो रहा है पाउंड से, मतलब रुपीज है ही नहीं बीच में। तब क्या करना है, तब दोनों करेंसी को कन्वर्ट कर लेना। मार्क माई वर्ड्स, पहले कन्वर्ट करना दोनों करेंसी को, फिर विच एवर इज लोअर लेना और उसका 1% लेना। पहले दोनों करेंसी को कन्वर्ट करना रुपीज में, फिर लोअर लेना। पहले लोअर लेके कन्वर्ट मत कर देना महाराज, क्योंकि पाउंड और तुम्हारा येन का रेट अलग अलग होता है। तो पहले कन्वर्जन करना, फिर विच एवर इज लोअर लेना, फिर उसका 1% करना, उससे वैल्यू आएगा, उस पे जो भी जीएसटी का रेट दिया होगा वो मारोगे तो जीएसटी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 32(2)B
बी की। 32B में जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें क्या बोला गया, एक स्लैब रेट दिया गया। क्या स्लैब रेट दिया गया, अगर एक्सचेंज वैल्यू इज अप टू ₹1,00,000, अगर 1 लाख रुपया, ठीक है, कोई और करेंसी नहीं है, रुपया यहाँ पे, अगर रुपया 1 लाख तक एक्सचेंज करते हो तो 1% ऑफ द वैल्यू जो भी तुमने एक्सचेंज किए, बट मिनिमम ₹250 की वैल्यू बनेगी, टैक्स नहीं, वैल्यू ₹250 मिनिमम बनेगा। ठीक है, तो मान लो अगर अपने ऐसा करते हैं कि अपने जो एक्सचेंज किए हैं वो कितना किए, अपने एक्सचेंज किए मान लो 20,000। ठीक है, तो उस सिनेरियो में अपने को क्या करना है, इट इज अप टू 1 लाख। तो अगर अप टू 1 लाख है तो अपने क्या करेंगे, 1% ऑफ 20,000 कितना आएगा, 20,000 का 1% 200 आता है, क्या 200। तो अपने वैल्यू कितना लेंगे जल्दी बताओ, टैक्स नहीं, बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू कितना लेंगे 250, क्योंकि 250 तो मिनिमम लेना पड़ेगा तुमको। अगर हमने एक्सचेंज किया 80,000 का, तब क्या करेंगे, तब 80,000 का 1% करेंगे, दैट इज ₹800। ₹800 टैक्स नहीं है भाई साहब, याद रखिएगा, ₹800 वैल्यू है। अब अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, तो तुमको यूज करना है 1000 प्लस 5% नहीं बोल रहा हूं, 0.05% नहीं बोल रहा हूं, 0.5%, आधा परसेंट ऑफ जितना अमाउंट तुमने एक्सचेंज किया माइनस 1 लाख, 1000 प्लस 0.5% ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू माइनस 1 लाख। और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो, अबव 10 लाख है तो 5,500 प्लस 1% नहीं बोल रहा हूं, 10% नहीं बोल रहा हूं, 0.01 नहीं बोल रहा हूं, 0.1% बोल रहा हूं, सॉरी 0.1% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 10 लाख, बट मैक्सिमम 60,000, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए। अब मान लो अगर मैंने 50 लाख किया, 50 लाख का मैंने किया, 50 लाख माइनस 10 लाख विल बी 40 लाख, 40 लाख का हमने किया 0.1%, अब उसमें हमने ऐड किया 5,500, यानी 9,500 विल बी द वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट क्या यूज करनी है। तो एक्सचेंज रेट तुमको गुड्स के लिए सीबीआईसी का यूज करना है, किस दिन का, जो टीओएस का डेट है उस दिन का। सर्विस के लिए तुमको गैप रेट का यूज करना है, किस दिन का, टीओएस वाले दिन का, जो सेक्शन 13 के तहत आया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ऑन 10th में मिस्टर दोषी ने कन्वर्ट करवाया $100 को ₹7,500 में, यानी 74 पर रुपीज करके। उस दिन आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल था 75। अब आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया 75 दिया, तो समझ लेना कि ऑप्शन 1 की बात कर रहा है, 32(2)(a) की। ऑप्शन 1 में हमने क्या देखा था, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट है और फॉरेन से रुपया में कन्वर्जन हो रहा है तो डिफरेंशियल लेना है, यानी 75 माइनस 74, यानी ₹1 लेना है। ₹1 इंटू $100 कितना होता है, 100 रुपीज। ठीक है, तो 100 रुपीज विल बी द वैल्यू, 100 रुपीज विल बी द वैल्यू। इस पे जीएसटी आएगा क्या, वेरी गुड, इस पे जीएसटी आएगा। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होता, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेंगे, तब 1% ऑफ जितना भी रुपया में हुआ कन्वर्जन, तो रुपया में कितना कन्वर्जन हुआ, ₹7,400, इसका 1% कितना होता है, 74, तो 74 विल बी द वैल्यू, इस पे जीएसटी आएगा। तुम लोग यहां गलती कर दोगे, यहां बहुत कम फिगर आती है, उसको जीएसटी मत मानना, बार बार बोल रहा हूं, वो सप्लाई है, उस पे जीएसटी आएगा। ओके, अब देखो, ₹9,000 आर कन्वर्टेड इनटू यूके पाउंड 4,500। आरबीआई का रेट अवेलेबल है अपने पास $74 के लिए एंड यूके के लिए 98। तो मैंने क्या बोला था, पहले लोअर लेंगे फिर 1%। अरे सर नहीं, बुद्धू मत बनाइए, पहले कन्वर्ट करेंगे फिर लोअर लेंगे फिर 1%, यानी 9,000 का 74 करेंगे तो आएगा 6,66,000, और 4,500 को अगर करेंगे पाउंड वाले को कन्वर्जन तो आएगा 4,40,000। अब इससे लोअर कौन सा हुआ, 4,41,000। अब इसका 1% लेना है, इसका 1% हमने लिया तो कितना आया, 4,410। ओके, चेक कर लेता हूं, सही है, हाँ जी सही है, यह वैल्यू है और इस पे जीएसटी आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक मनी चेंजर है जिसने $10,000 को एक्सचेंज किया 74 रुपीज में। अब उसको 32(2)(b, ओ माई गॉड, 32(2)(b मतलब स्लैब वाला, तो उसने कितना कन्वर्जन किया, $10,000 इंटू 74। अब इसमें वैसे भी तुम 32(a) नहीं लगा पाओगे, काहे कि कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को,
32 टू बी में 7,40,000, तो इट विल फॉल इन द फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब या थर्ड स्लैब। सो द आंसर इज इन द सेकंड स्लैब। 1 लाख से 10 लाख वाले में 7,000, तो अपने को क्या लेना, 1,000 प्लस 0.5% ऑफ 7,40,000 माइनस 1 लाख। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6,40,000 इंटू 0.5% प्लस 1,000, तो कितना आएगा, 4,200। ये क्या होगा, वैल्यू, इस पे आएगा जीएसटी। 4,400 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और इस पे आएगा जीएसटी। और इसी के साथ समाप्त होता है अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे के तरीके से। और अपने 3 से 4 क्वेश्चन भी बना लिए। आप लोग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उतने भी बना लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इंक्लूडिंग न्यू आरटीपी एंड एमटीपी। बस दैट्स इट, इतना ही काफी, इससे ज्यादा नहीं करना है। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे एमसीक्यू कब आएगा, तो बस ये सीरीज ओवर होगा तो एमसीक्यू आ जाएगा, डीटी का भी, आईडीटी का भी। एमसीक्यू मतलब क्या होता है, तो मैंने कंपाइल किया है, लास्ट टाइम भी किया था और इस टाइम भी मैं कंपाइल कर रहा हूं आईसीआई के सारे एमसीक्यू, आरटीपी से, एमटीपी से, न्यू बुकलेट से, ओल्ड बुकलेट से, एक्सक्लूडिंग कॉमन वाले हटा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका एमसीक्यू का लोड बहुत कम हो जाएगा। बट उस एमसीक्यू में केस सिनेरियो कवर नहीं है, तो केस सिनेरियो तुमको सेपरेटली कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब उसमें कवरेज होगा। डीटीआईडीटी का फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास आ जाएगा एंड उसकी वीडियो भी आ जाएगी, तो बेफिक्र रहो उसके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। शाम में मिलते हैं, नहीं आज शायद शाम में ऑफ होगा डीटी के लिए, कल मिलते हैं आईडीटी के लिए और शाम में मिलते हैं कल डीटी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।